नमस्कार। आकाशवाणी की राष्ट्रीय साहित्यिक पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज माइंडकर और मैं हूं नवोदिता मिश्रा। समग्र भारतीय साहित्य सलीला पर दृष्टि डालें तो विविधता, विस्तार और गहराई का मंथन कर कई तरह के सार निकल आ सकते हैं। मार्च के महीने में सबसे पहले एक विशेष सार का बोध होना स्वाभाविक सी बात है, और वो है इस अनंत लेखन गाथा में युग दर युग महिला रचनाकारों का अतुलनीय योगदान। साहित्य जगत के विशेषज्ञ या शोधकर्ता तो देश के विभिन्न क्षेत्रों की महिला रचनाकारों की पूरी फहरिस्त ही प्रस्तुत कर सकते हैं। उस पर एक पूरा रूपक ही बन सकता है। लेकिन रेडियो पत्रिका के संपादकीय की अपनी समय सीमा होती है। एक वृहद बहती धारा में से कुछ बूंदें चुनकर एक प्रतिनिधि सैंपल ही लिया जा सकता है। इसीलिए कुछ प्रमुख नाम चयनित कर एक सूक्ष्म शब्द चित्रावली ही संभव होती है। इसी श्रेणी में आइए आज सबसे पहले याद करें सहस्त्राब्दियों पूर्व अपनी सशक्त शब्दाभिव्यक्ति के माध्यम से भारतीय लेखन दर्शन में अपने अमिट पदचिन्ह छोड़ जाने वाली विभूतियां अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, मैत्रेयी और गार्गी को। समानता और सशक्तिकरण के लिहाज से भी ये दुर्लभ अनुपम मिसालें हैं वैश्विक स्तर पर भी। कालचक्र की बदलती हवाओं के बावजूद इस भूमि पर सृजनशीलता का क्रम जारी रहा। साहित्यिक आंदोलनों ने भी समयानुसार आकार और रंग बदले। विभिन्न अंचलों में आंडाल, अक्का महादेवी, मुक्ताबाई, लल्लेश्वरी और मीराबाई अपने अपने जमाने की सामाजिक जटिलताओं के मध्य रचना धर्मिता निभाते हुए जनमानस के लिए अलग साबित हुई। फिर पिछली 2 सदियों में भी कई नाम उभरे। इस दौरान लेखन में शिक्षा और समाज नवरचना के पहलू भी जुड़े अपरोक्ष रूप से। साथ ही स्त्री विमर्श भी। सावित्रीबाई फुले, पंडिता रमाबाई, सरोजिनी नायडू, इस्मत चुगताई, महादेवी वर्मा, अमृता प्रीतम, महाश्वेता देवी, आशापूर्णा देवी, कृष्णा सोप्ती, कमला दास, कमला मार्कंडेय, प्रतिभा राय कुछ ऐसे नाम हैं जिनका जिक्र मात्र ही एक अनन्य यात्रा का एहसास कराता है। आज के युग में इनकी एक एक रचना भी पढ़ी जाए तो साहित्य के अलावा समाजशास्त्र और इतिहास के शोधार्थी भी लाभान्वित हो सकते हैं। और पूरे देश में सभी भाषाओं में ऐसे असंख्य नाम और हैं जिनका कार्य हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा। देखकर हर्ष होता है कि देश की साहित्य सलीला की कमान संभालने के लिए आज युवा पीढ़ी भी अग्रसर है। राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कारों की कोई भी सूची उठाकर देख लीजिए, देश की बेटियां तत्परता से विविध आधुनिक विषयों पर लिख रही हैं। उनकी आंतरिक अभिव्यक्ति को न्यू मीडिया भी वैश्विक फलक पर प्रसारित कर रहा है। ये राष्ट्रीय साहित्य सलीला नहीं थमने वाली कभी भी। आज पत्रिका का पहला पड़ाव है ताज और पेठा नगरी आगरा। खैर, पर्यटन और मिष्टान्न से जुड़े पहलू किसी और पत्रिका में। हमारे श्रोता ये भी जानते हैं कि भाषा साहित्य के साथ भी इस शहर का गहरा संबंध रहा है। आइए आमंत्रित करते हैं पद्मश्री से सम्मानित समकालीन बहुआयामी साहित्यकार डॉक्टर उषा यादव को। मनवासंती। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शुरुआत यहाँ से करें कि आपका बचपन कहाँ और कैसे बीता? कानपुर में मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी चंद्रपाल सिंह यादव मयंक एक प्रख्यात बाल साहित्यकार थे, इसलिए मैंने उन्हें बचपन से ही कविता लिखते हुए देखा। शायद लेखन के संस्कार मुझे घुट्टी में मिले थे। उसके बाद माँ ने बचपन में ही मुझे हर तरह से कविता, कहानी सुनाना, हमारे घर का माहौल ही था ऐसा। आपने अपनी रचना पहली बार कब लिखी थी और क्या थी वो? सबसे पहले मैंने एक 8 साल की उम्र में चाची नाम की कहानी लिखी थी जी।
और जब 9 वर्ष की उम्र में मैंने एक कविता लिखी थी, उसका शीर्षक था मेरी कविता। जी। तो वो विद्यालय की पत्रिका में छपी थी और बहुत सराही गई थी। मेरी कक्षा अध्यापिका थी श्रीमती शेफाली मुखर्जी, उन्होंने बहुत उसकी प्रशंसा की थी। तो वहीं से ही फिर मुझे लगा कि नहीं, लिखना चाहिए। तो मैंने लिखा था, कक्षा में यह बात बहन जी ने सबसे बतलाई, मैगजीन छपने की बारी देखो है फिर आई, जिसको जो कुछ छपवाना हो झटपट लिख कर लाओ, मगर शीघ्र ही ले आना, मत इसमें देर लगाओ। वाह। मैंने ये निज मन में सोचा, यदि मैं कुछ लिख पाऊं तो फिर मैं भी मैगजीन में अपना नाम छपाऊं। बस फिर क्या था, बैठ गई मैं नाम राम का लेकर, जोड़ तोड़ कर मैंने ये कविता लिख डाली सुंदर। पूज्य बहन जी दया दृष्टि मुझ पर इतनी दिखलाएं, मेरी कविता मैगजीन में झटपट आप छपाएं। वाह, क्या बात है। तो गंभीर लेखन आपका कब शुरू हुआ? याद आता है कि शायद पहली कहानी सरिता में छपी थी, कौन जाने। तो ये कौन जाने जो थी, ये जिसे साहित्यिक रचना, गंभीर रचना ही मैं कहूंगी, ये वर्ष 1985 में छपी थी। और उसके बाद में बाल साहित्य में मेरी पहली रचना एक बाल उपन्यास था। उपन्यास से ही शुरुआत हुई है। और वो उपन्यास चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट ने एक योजना निकाली थी, अखिल भारतीय बाल साहित्यकार सम्मान योजना। मैंने भेजा था उपन्यास, और जो उपन्यास भेजा था तो उसको उन्होंने पुरस्कृत भी किया। वही अकेला उपन्यास पुरस्कृत हुआ था। तो मेरा बहुत, फिर जैसे कहते हैं, उत्साहवर्धन हुआ। फिर लौट कर नहीं देखा बाल साहित्य में भी, मैं उसी मनोयोग से लिखने लगी। जी। 3 बड़ी जिम्मेदारियां, परिवार, जॉब और लेखन। जी हाँ। कैसे सामंजस्य बिठाया? कृष्ण जी, ये बहुत आसान नहीं था मेरे लिए कि मैं ये तीनों जिम्मेदारियां एक साथ निर्वाह करूं। कभी कभी परेशान भी हो जाती थी, लगता था नहीं अब नहीं लिखना है, नहीं लिखेंगे। कभी कभी लगता था कि कैसे काम चलेगा, घर भी संभालना है, नौकरी भी देखनी है। लेकिन फिर उसके बाद में शायद तीनों ही चीजें ऐसी थी जिसमें से मैं कुछ भी छोड़ नहीं सकती थी। प्राथमिकता तो मैंने निश्चित रूप से अपने परिवार को ही दी है। दूसरे नंबर पर मेरी नौकरी रहती थी, क्योंकि वहां पर मुझे पढ़ाना है और वहां से मैं वेतन लेती हूँ। और उसके बाद मैं शायद समय को चुराती थी, धैर्य से लिखती ही रही। और सभी विधाओं में बच्चे और बड़ों के लिए लगभग 100 पुस्तकें आज हो गई हैं। जी, शतक आपका पूरा हो चुका है। बिल्कुल। एक बड़ा रोचक प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है। आपने कहा कि आपने समय चुराया। जी। और जब हम किसी पथ पर आगे बढ़ते हैं तो जो हमारा जीवन साथी होता है उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। बहुत बड़ी तो आपके पतिदेव, उनके बारे में कुछ बताइए और कैसे उनका सहयोग मिला आपको? देखिए, मुझको गंभीर लेखन में मेरे पतिदेव ही लाए। जब मैं शादी होकर यहाँ आई थी तो मैं मुश्किल से शायद मैं 20 वर्ष की भी नहीं थी। तो वो उस समय आगरा कॉलेज में हिंदी विभाग में पढ़ाते थे। और उनको लेखन का शौक था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं, एक पुस्तक थी भारतीय संस्कृति, भारतीय कला और संस्कृति, तो उन्होंने मुझे उससे कुछ हिस्सा लिखने को दिया। बिहारी सतसई पे वो लिख रहे थे, उस पे उन्होंने लिखवाया। लेकिन उनका सबसे बड़ा सहयोग ये मानूंगी कि उन्होंने स्वयं अपना लिखना छोड़कर मुझे आगे बढ़ाया। मैंने केंद्रीय संस्थान में 2 वर्ष प्रोफेसर पद पर काम किया है। और बाकी जो मेरा 30 वर्ष का जो अध्यापकीय अनुभव है वो KMI में ही व्यतीत हुआ है। बहुत अच्छा लगा है विद्यार्थियों के बीच में रहना। और शायद मुझे अपने लेखन के लिए प्लॉट भी वहीं से मिलते थे। बहुत से प्लॉट मुझे लेखन के जो विषय हैं विद्यार्थियों के बीच से मिले हैं। अच्छा, इसके लिए आप समय कैसे निकालती हैं? आप नहीं, समय चुराती कैसे हैं? और कब लिखती हैं? कभी भी मैं 4 बजे के बाद नहीं उठी हूँ। मतलब 4 से पहले ही सवेरे उठना होता है। 4 बजे के पहले, जी, बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में। तो और कभी कभी जब उपन्यास वगैरह कोई पूरा करना होता है तो मुझे लगता है कि मैं और भी जल्दी उठ जाती हूँ, 3:30 पे ही उठ जाती हूँ, ताकि 4 बजे तक मैं मेज पे बैठ करके लिखना शुरू कर दूं। तो ताकि जब तक सब लोग उठे करें तब तक मेरे 10-12 पेज हो जाते हैं। कंप्यूटर पे नहीं काम करती हूँ मैं, अभी भी कागज और कलम पर ही लिखती हूँ। मेरा वही अभ्यास है। ऐसा भी कोशिश करती हूँ कि सब काम छोड़ के लिखती रहूं और एक दिन में 25-30 पेज हो जाएं। तो इस तरह से ही किया है धीरे। अच्छा, जैसे उपन्यास में एक बड़ा फलक होता है, तो क्या आप एक सिटिंग में करने का प्रयास करती हैं या बीच बीच में अगर कोई कविता दिमाग में आई तो कविता लिख दी, फिर उपन्यास पे आ गए? ऐसा तो होता है, क्योंकि उपन्यास हम कम से कम 2-3 महीने का समय मांगता है। और हम केवल उसी के प्रति एक निष्ठ भाव से, एकांतिक भाव से समर्पित हो जाएं, ऐसा हो नहीं पाता है। तो बीच में हमारे पास और जिम्मेदारियां होती हैं। किसी पत्रिका से आ जाता है कि आपको हमें
मेरा कविता भेज दीजिए या हमको आप समीक्षा भेज दीजिए। उसके बाद उसको देखो तो एक तरह से लगता है कि सब कुछ भूल गए हैं, कहाँ लिख रहे थे। उस संवेदना को दोबारा पाना और उसको दोबारा जुड़ना बहुत कठिन हो जाता है। उसी भावभूमि तक पहुंचने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ता है। वो सब कुछ नया लगने लगता है, एकदम नया लगने लगता है। आप कविता, कहानी, उपन्यास, बाल साहित्य, आलोचना, बहुत कुछ लिखा आपने जी। आपके मन के निकट क्या है? हिमांशु जोशी जी जो बहुत बड़े प्रख्यात उपन्यासकार रहे हैं, तो हिमांशु जी मुझसे हमेशा ये कहते थे कि तुम केवल कहानी लिखो। जब वो वागर्थ के संपादक थे तो उन्होंने मेरी कहानी छापी थी और उन्हें विश्वास भी नहीं हो रहा था कि ये लेखिका उनकी जानी पहचानी नहीं थी। कहानी उन्हें बहुत पसंद आई थी। तो शायद कथा साहित्य ने मुझे, मेरे मन का है। कविताएं भी अंतःस्थल से ही निकलती हैं और अभी मेरे 2 कविता संग्रह छपे हैं। और अगर मुझे लगता है कि मुझे सबसे अधिक मेरी मनपसंद रचना क्या है तो मुझे गीत संग्रह ही लगता है। क्या बात है। आपके कुछ उपन्यास बड़े प्रसिद्ध हुए हैं जी। मैं चाहूंगा वो जिक्र आप स्वयं करें और उसकी पृष्ठभूमि आपको कहाँ से मिली, उसका कथानक कैसे आपने लिया? जी, ऐसा था कि देखिए सबसे पहला तो जो उपन्यास सफल हुआ है वो कथांतर नाम का एक उपन्यास था। लेकिन जिसको कहते हैं कि साहित्यिक दृष्टि में समीक्षकों ने जिसे सम्मानित किया है वो है काहेरी नलिनी। ये प्रभात प्रकाशन से छपा था और इसको मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी से अखिल भारतीय वीर सिंह देव सम्मान मिला था। ये उपन्यास नाबालिग बच्चियों के यौन शोषण की समस्या पर आधारित है। दूसरा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिल्ली से एक है मेरा उपन्यास, बच्चों को लेकर लिखा गया है, उसके हिस्से की धूप। ये बाल अधिकारों पर है। सबसे अधिक संकटग्रस्त आज बचपन है और हर वर्ग का बचपन है। हम देखते हैं कि वैश्वीकरण के युग में जो भौतिकता की आंधी चल रही है उसमें अर्थ के पीछे अनर्थ हो रहा है। भाग दौड़ इतनी है कि माता पिता दोनों नौकरी पेशा हैं, बच्चों के लिए उनके पास समय नहीं है, संयुक्त परिवार टूट चुके हैं, तो बच्चा इतना एकाकी रह गया है कि वो अपनी समस्या, अपने मन की बात किससे कहे। तो मुझे लगता है कि बच्चों को लेकर के जितना लिखा जाए या जितना सोचा जाए या जितना समाज के सामने लाया जाए वो कम है। इस तरह से बाल विमर्श और स्त्री विमर्श ये 2 गंभीर लेखन में मेरे प्रमुख विषय रहे। जी। बचपन में कोई घटना या कोई दृश्य आपके मन में बना रह गया? बहुत छोटी थी तो हमारे घर में बड़े बड़े साहित्यकार आया करते थे। पिताजी, चूंकि मैंने बताया आपको, बाल साहित्यकार थे। सोहन लाल द्विवेदी जी, अरे वाह, क्या बात। निरंकार देव सेवक, शकुंतला सिरोटिया जी, ये सब। मानवती आर्या जी का भी निधन हुआ है 100 वर्ष की आयु में, तो वो हमारे घर आती थी। बहुत अच्छे क्षण है वो, मेरे दिमाग में अभी भी बिंब बने हुए हैं। एक यहाँ पर और प्रश्न उठता है कि जैसे उपन्यास के पात्र हैं जी, वो आप कहाँ से लाती हैं? ये तो सच्ची घटनाओं पर आधारित होते हैं, वहां से हम लोग उठाते हैं और कल्पना के रंग से उनको और हम बड़ा कलेवर प्रदान करते हैं। या कभी किसी विचार के प्रतिपादन के लिए ही पूरी कहानी या उपन्यास खड़ा कर देती हैं? हाँ, किसी विचार के प्रतिपादन के लिए भी हमारा बिल्कुल नया उपन्यास जो अभी आ रहा है किताबघर प्रकाशन से, क्या नाम दूं तुझे ए जिंदगी, ये इसी विषय पर आधारित है कि महिलाओं को घर के कामों तक सीमित कर दिया जाता है। कल्पना बहुत जरूरी है। अगर केवल घटनाएं मिलेंगी तो हमसे वो उनको लिखेंगे, वो रिपोर्टाज तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर हमें उसे उपन्यास बनाना है तो सूत्रबद्ध तो करना ही पड़ेगा। बचपन से ही मुझे वृंदावन लाल वर्मा के ऐतिहासिक उपन्यास बहुत पसंद थे, इसलिए क्योंकि उनमें इतिहास और कल्पना रहती थी। मैथिली शरण गुप्त की कविताएं बहुत अच्छी लगती थी। ये लोग अपना नहीं रोक पा रहे हैं कि आपके मुख से आपकी कविता सुने। बच्चों की कविता मैं आपको सुना रही हूँ। जी, स्वागत। सब बच्चे पिकनिक पर जाते, देख देख कर हम ललचाते, वाह। अपने घर सारा दिन चलता काम काम काम, आज बना ही डालो मम्मी पिकनिक का प्रोग्राम। वाह, क्या बात है। पापा जी जरूर टालेंगे, ढेरों काम गिना डालेंगे, बस रविवार एक वे सौंपे हम बच्चों के नाम, आज बना ही डालो मम्मी पिकनिक का प्रोग्राम। पिकनिक की सारी तैयारी, पिकनिक की सारी तैयारी होगी मेरी जिम्मेदारी, भैया से कुछ मत कहना वो महा आलसी राम, आज बना ही डालो मम्मी पिकनिक का प्रोग्राम। बहुत सुंदर। ज्यादा झंझट तुम मत करना, बस आलू पूरी ही धरना, थर्मस में संग चाय रहेगी तो होगा आराम। वाह, क्या बात। बना ही डालो मम्मी पिकनिक का प्रोग्राम। वाह। कई रचनाएं अलग अलग कोर्सेस में लगी हैं, महाराष्ट्र में हैं, अनेक भाषाओं में अनुवाद हुए हैं, आपके कृतित्व पर शोध हो रहे हैं। तो जब शोधार्थी आपके पास आते हैं जी, आपसे प्रश्न करते हैं, कैसा महसूस होता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। हमारा काम
लोगों तक पहुंच रहा है, हमारा श्रम सार्थक हो रहा है। जब पद्मश्री पुरस्कार की घोषणा हुई उसके बारे में कुछ बताइए, कैसे आपको सूचना लगी और कैसे आपने, क्या प्रक्रिया थी आपकी? देखिए, मुझे सबसे ज्यादा शायद खुशी हुई थी जब मेरी एक कहानी का अंग्रेजी अनुवाद ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट पर प्रसारित हुआ था जी। और उस पर ये लिखा था उषा यादव इंडिया। क्या बात तो एहसास अलग हुआ था कि उषा यादव नॉर्थ इंडिया की नहीं है, आगरा की नहीं है, उत्तर प्रदेश की नहीं है, उषा यादव की पहचान। और उसमें केवल इसी तरह से ईरा राजा ने किताब का संपादन किया है माँ बेटी के संबंधों पर। उसमें भी जहां पर मतलब रूस की, अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया के, वहां के जो लेखकों के बीच में एक अकेली कहानी अगर भारत का प्रतिनिधित्व तो कर रही है, उषा यादव इंडिया। तो शायद मुझे लगता है सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि मैंने देश के लिए मेरा कुछ सहयोग है साहित्य के उस पर। पद्मश्री वाला भी निश्चय ही बहुत रोमांचक आनंद की अनुभूति हुई थी। हम सबकी भी शुभकामनाएं हैं, तमाम रेडियो परिवार की। आजकल क्या लिख रही हैं और क्या योजनाएं हैं? उपन्यास लिख रही हूँ, वो थोड़ा सांस्कृतिक परिवेश पर है। पहली बार प्रयोग कर रही हूँ जिसको इतिहास और संस्कृति परख है और बड़ा एक तरह से महाकाव्यात्मक उपन्यास है। आगे की क्या योजनाएं हैं? बस लेखन चलता रहेगा। हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि आपकी लेखनी निरंतर यूं ही चलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी के प्रति मैं आभारी हूँ। मन वासंती पद्मश्री से सम्मानित बहुआयामी लेखिका डॉक्टर उषा यादव के साथ श्री कृष्ण की बातचीत के अंश आपने सुने। स्वरांश सौजन्य नीरज जैन, आकाशवाणी आगरा। बुलबुल को गुल मुबारक, गुल को चमन मुबारक, रंगीन तबीयतों को रंगे सुखन मुबारक। आज हमारे स्वाधीनता आंदोलन की एक ऐसी सेनानी की पुण्यतिथि है जिन्होंने उस संघर्ष में सक्रिय हिस्सा तो लिया ही, अपने कलम के माध्यम से भी राष्ट्र प्रेम और नारी विमर्श के पहलू भी जोड़े। आज नतमस्तक होकर याद करते हैं भारत कोकिला सरोजिनी नायडू के योगदान के सार को। चलते हैं हैदराबाद, सीधे उस्मानिया यूनिवर्सिटी कॉलेज फॉर विमेन में समाज शास्त्र विभागाध्यक्ष डॉक्टर विनीता पांडे की क्लास में। आप निजाम कॉलेज से भी जुड़ी रही हैं, वो ही संस्था जहां सरोजिनी नायडू के पिता डॉक्टर अघोर नाथ चट्टोपाध्याय प्राध्यापक हुआ करते थे। दोस्तों, जो मैं उनकी पहली कविता के बारे में जो कहना चाहती हूँ उसका शीर्षक है द गिफ्ट ऑफ इंडिया। वैसे तो उनकी एक कविता अंग्रेजी में है, लेकिन मैं उसका हिंदी अनुवाद हमारे श्रोतागणों के लिए प्रस्तुत करती हूँ। क्या यह ज़रूरी है कि मेरे हाथों में अनाज या सोने या परिधानों के महंगे उपहार हों? मैंने पूर्व और पश्चिम की दिशाएं छानी हैं, मेरे शरीर पर अमूल्य आभूषण रहे हैं और इनसे मेरे टूटे गर्भ से अनेक बच्चों ने जन्म लिया है। कर्तव्य के मार्ग पर और सर्वनाश की छाया में ये कब्रों में लगे मोतियों जैसे जमा हो गए। ये पर्शियन तरंगों पर सोए हुए मौन हैं। वे मिस्र की रेत पर फैले शंखों जैसे हैं। वे पीले धनुष और बहादुर टूटे हाथों के साथ हैं। वे अचानक पैदा हो गए फूलों जैसे खिले हैं। वे फ्रांस के रक्त रंजित दलदलों में फंसे हैं। क्या मेरे आंसुओं के दर्द को तुम माप सकते हो या मेरी घड़ी की दिशा को समझ सकते हो या मेरे हृदय की टूटन में शामिल गर्व को देख सकते हो और उस आशा को जो प्रार्थना की वेदना में शामिल है और मुझे दिखाई देने वाले दूर दराज के उदास भव्य दृश्य को जो विजय के क्षतिग्रस्त लाल पर्दों पर लिखे हैं। जब घृणा का आतंक और नाद समाप्त होगा और जीवन शांति की धुरी पर एक नए रूप में चल पड़ेगा और तुम्हारा प्यार यादगार भरे धन्यवाद देगा उन कॉमरेड को जो बहादुरी से संघर्ष करते रहे, मेरे शहीद बेटों के खून को याद रखना।
अब आप सोच रहे होंगे कि इस कविता में कौन सा भाव है, सरोजिनी नायडू जी क्या कहना चाह रही थी इस कविता के माध्यम से। ये कविता उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि है, उन भारतीय सैनिकों के लिए, उन भारतीय शहीदों के लिए जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अपने प्राणों की आहुति दी। सरोजिनी नायडू के देश प्रेम, समर्पण और विद्वत्ता के सार को खूबसूरती से उद्धृत किया प्रख्यात साहित्यकार प्रोफेसर इंद्रनाथ चौधरी ने। भारत कोकिला नाम से विख्यात सरोजिनी नायडू भारतीय स्वाधीनता आंदोलनों के दिनों में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय नारियों में राष्ट्रवाद का स्वर जगाने, समाज कल्याण के बारे में पाठ पढ़ाने और स्त्रियों के सशक्तिकरण के लिए सतत कार्य करती रहीं। अपनी मातृभूमि भारत माता के प्रति समर्पित सरोजिनी ने अपनी एक कविता में लिखा था, माँ, मेरी माँ, क्यों तुम अभी तक सोई हुई हो, उठो और अपनी संतानों को उत्तर दो। अंग्रेजी में कविता लिखती थीं और 13 वर्ष की उम्र में झील की रानी नामक कविता लिखकर सबको प्रभावित कर दिया था। उनकी कविता संग्रह वर्ड ऑफ टाइम और ब्रोकन विंग्स ने उन्हें एक प्रसिद्ध कवयित्री के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। अपनी मातृभूमि को संबोधित करते हुए उनकी कविताओं की कुछ पंक्तियां हैं। श्रम करते हैं हम कि समुद्र हो तुम्हारी जागृति का क्षण, हो चुका जागरण अब देखो निकला दिन कितना उज्जवल। साहित्य जगत में अपने सुमधुर कंठ से जब सरोजिनी अपनी कविताओं का पाठ करती थी तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे और तभी से उन्हें भारत के कोकिला नाम से पुकारे जाने लगा था। उनकी पहली कविता संग्रह 1905 में गोल्डन थ्रेशोल्ड और बाद में सन 1912 में बर्ड ऑफ टाइम और राजनीतिक राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सन 1917 में लिखा गया तीसरी कविता का संग्रह द ब्रोकन विंग प्रकाशित हुआ, जिसमें उन्होंने लिखा, ऊंची उठती हूं मैं, ऊंची उठती हूं कि मैं पहुंचूं नियत झरने तक, टूटे ये पंख लिए मैं चढ़ती हूं ऊपर तारों तक। तारों तक पहुंचने के लिए ऊपर उठने की ये भावना सरोजिनी नायडू के साथ सदैव रही। सन 1946 में दिल्ली में एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने अपने भाषण में कविता के इस भाव को ही व्यक्त किया था। उन्होंने कहा, हम आगे और भी आगे, ऊंचे और ऊंचे जाएंगे जब तक हम तारों तक ना पहुंच जाए। आइए तारों तक पहुंचने के लिए हम आगे बढ़े। हम चांद के लिए चिल्लाएंगे नहीं, हम तो उसे आकाश में से तोड़ कर ले आएंगे और एशिया की मुक्ति के ताज में उसे लगाकर पहन लेंगे। हार कर हताश हो बैठने का उनका स्वभाव नहीं था। अपने निश्चित उद्देश्य तक पहुंचने के लिए वे केवल आगे बढ़ना चाहती थी। कविताओं और जीवन में सरोजिनी यही कहती रही, लिए बांसुरी हाथ में हम, घूम घूम गाते गाते, मनुष्य सब हैं बंधु हमारे, जग सारा अपना है। स्वाधीनता संग्राम के एक हिस्से के रूप में वे नारी मुक्ति आंदोलन को स्वीकारती थी। सरोजिनी नायडू के अनुसार नारी शिक्षा के साथ ही नारी मुक्ति संभव है। भय को वह देश द्रोह की तरह ही मानती थी। सरोजिनी ने भय कभी नहीं जाना था और न ही निराश कभी उनके समीप आई थी। कोकिल समर घोष आजादी के अमृत महोत्सव में सरोजिनी नायडू के साथ साथ पत्रिका का नमन देश की उन सभी महिला साहित्यकारों को जिनके लेखन ने आजादी की लड़ाई में महिलाओं को बढ़ चढ़कर सक्रिय भाग लेने के लिए प्रेरित किया। चाहे उनका लेखन यहाँ की अनेकों भाषाओं में से एक किसी भी भाषा में ही क्यों न हो, आखिर भाषाएं और साहित्य राष्ट्र को एक सूत्र में जोड़ते हैं। पिछले सप्ताह देश ने मराठी भाषा गौरव दिवस मनाया। मराठी में कहें तो मराठी भाषा गौरव दिन साजरा केला। अन्य भाषाओं की तरह मराठी की भी एक समृद्ध साहित्यिक परंपरा रही है। यहाँ के साहित्य कर्मियों और साहित्य प्रेमियों की कल्पकता और समर्पण सर्वविदित है। बहुभाषी लेखन, अनुवाद और पत्रकारिता जैसी विधाओं में बाबूराव पराड़कर, काका साहेब कालेलकर और विष्णु वामन शिरवाडकर, कुसुमाग्रज जैसी अनेक विभूतियों का योगदान
हमारे राष्ट्र का गौरव है। माननीय प्रधानमंत्री ने मन की बात में इस दिन का विशेष उल्लेख किया। साथियों, 27 फरवरी को मराठी भाषा गौरव दिवस। ये दिन मराठी कविराज विष्णु वामन शिरवाडकर जी, श्रीमान कुसुमाग्रज जी को समर्पित है। कुसुमाग्रज जी की जन्म जयंती भी है। कुसुमाग्रज जी ने मराठी में कविताएं लिखी, अनेकों नाटक लिखे, मराठी साहित्य को नई ऊंचाई दी। भाषाओं की बात चली तो याद आया, पिछले दिनों इंटरनेशनल डे ऑफ मदर लैंग्वेजेस भी तो था। इसी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री ने देश को इसी माध्यम से सुदृढ़ करने का एक सुगम मार्ग सुझाया। हमारे देश की कई भाषाओं में कई प्रकार के गीत हैं। क्या हम कोई गुजराती बच्चे तमिल गीत पर करें, लिप सिंग कर सकते हैं? कोई केरल के बच्चे असमिया गीत पर करें, कोई कन्नड़ बच्चे जम्मू कश्मीर के गीतों पर करें। एक ऐसा माहौल बना सकते हैं हम जिसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत हम अनुभव कर सकेंगे। इतना ही नहीं, हम आजादी के अमृत महोत्सव को एक नए तरीके से जरूर मना सकते हैं। मैं देश के नौजवानों से आह्वान करता हूं, आइए भारतीय भाषाओं के जो पॉपुलर गीत हैं उनको आप अपने तरीके से वीडियो बनाइए, बहुत पॉपुलर हो जाएंगे आप, और देश की विविधताओं का नई पीढ़ी को परिचय होगा। पत्रिका को बेसब्री से इंतजार है आगामी 8 मार्च का। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हर वर्ष की तरह साहित्य अकादमी पूरे देश में विविध केंद्रों पर महिला रचनाकारों के कार्य पर केंद्रित कार्यक्रम आयोजित करती है। अगले अंक में हमारा प्रयत्न होगा कि हम आपके लिए इसी श्रृंखला में से कुछ ध्वन्यांश बटोर लाएं। पत्रकारिता जगत को पिछले दिनों अपूरणीय क्षति का सामना करना पड़ा। युवा पत्रकार रवीश तिवारी और वरिष्ठ पत्रकार फिल्म आलोचक जयप्रकाश चौकसे के अकालिक निधन पर साहित्य भारती की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। समय का ये पड़ाव साहित्य जगत की कुछ मूर्धन्य हस्तियों के जीवन चक्र की अहम तिथियों के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। अज्ञेय फणीश्वर नाथ रेणु, मलयालम रचनाकार महाकवि वल्लतोल, मराठी साहित्यकार विंदा करंदीकर, कश्मीरी कवि दीनानाथ नदीम, कन्नड़ा नाटककार पीटी नरसिम्हाचार और तेलुगु कवि, नाटककार और अनुवादक देवुलपल्ली कृष्ण शास्त्री के अतुलनीय योगदान को साहित्य भारती का नमन। और एक महत्वपूर्ण बात, हिंदी साहित्य में छायावाद की एक अहम स्तंभ मूर्तमयी करुणा महान कवयित्री महादेवी वर्मा हमेशा हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहेंगी। शून्य मंदिर मैं बनूंगी आज मैं प्रतिमा तुम्हारी, अर्चनाओं शूल भले सार दृग जल अर्घ होले, आज करुणा श्रांत उजला दुख हो मेरा पुजारी, नूपुरों का मुख छूना सरव कर दे विश्व सुना, ये अगम आकाश उतरे कंपनों का हो भिखारी, लोल तारक भी अचंचल चल न मेरा एक बुद्धर, अचल रोमों में समाई मुग्ध हो गए त्यार सारे, राग मत की दूर लाली साध्वी इसमें न पाली, शून्य चितवन में बनेगी मुख होगा था तुम्हारी, शून्य मंदिर मैं बनूंगी आज मैं प्रतिमा तुम्हारी। मनोज माइंडकर और नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।